मैं इनको आज अपील करता हूं कि ये जलसे जुलूस से गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा। जब हमें पता है कि कोरोना फैलती जा रही है, ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें। लाहौर वालों, जाली हुकूमत को घर भेजने का वक्त आ गया। आप कहते हैं कि हम इमरान खान से मुज़ाकरात नहीं कर सकते, तो फिर जिनसे आप मुज़ाकरात करना चाहते हैं वो तो फिर नवाज शरीफ के बयानिए के मुखालिफ हैं। बताओ, असेंबली में बैठने के छोड़ दें, फैसला दो, फैसला दो, फैसला दो, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे, छोड़ेंगे। मेरे साथ इस दफा पहले से ज्यादा ज्यादती की गई। पहले वालों ने भी तशद्दुद किया, लेकिन इन्होंने जो मुझे माँ बहनों की गालियां निकाली हैं, मैं कहता हूँ मुझे मार देते। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तानी सियासत की अगर आप माजी की तारीख उठा के देखें तो जब भी लॉन्ग मार्च, धरने या इस्तीफ़ों की बात आए तो साथ वो प्रोटेस्ट करने वाले पिंडी से कॉल का इंतज़ार कर रहे होते हैं कि कब वो मौका आएगा कि इस्टेब्लिशमेंट के साथ बिहाइंड द सीन इंटरेक्शन शुरू हो जाएगा और उसी से उन्हें सियासी रास्ता मिलेगा। अब पीडीएम वालों ने लॉन्ग मार्च की कॉल भी दे दी और इसम्बलियों से इस्तीफ़े देने का तज़किरा भी कर दिया। 13 दिसंबर को लाहौर में जलसा करेंगे। इस चीज़ को अगर मद्देनज़र रखें कि PMLN की पावर बेस पंजाब है, तो वो आम तौर को यही है कि पंजाब में वो अच्छा एक ताकतवर जलसा कर सकते हैं, बड़ा शो कर सकते हैं, डिस्पाइट द फैक्ट कि कोरोना की वजह से बड़े शहरों के अंदर सूरत हाल बहुत ख़राब है, बहुत बुरी सूरत हाल है। इसके बावजूद वो अच्छा बड़ा जलसा करेंगे और लोग भी आ जाएंगे। लेकिन उसके बाद वो करेंगे क्या वो अपने बलबूते के ऊपर इमरान खान की हुकूमत गिरा सकते हैं, या नून लीग को और मौलाना फजलुर रहमान को अभी भी इंतज़ार होगा कि कहीं कॉल आएगी और रात गए उनको मीटिंग के लिए बुलाया जाएगा? क्योंकि माजी में ख़ुद मौलाना फजलुर रहमान की जमात से भी और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ से भी सीनियर उनके जो लीडर्स हैं इस बात का तज़किरा ख़ुद कर चुके हैं कि किसने कब कॉल की, कब मिलने गया और कब क्या बात हुई। और सीनियर आर्मी ऑफिसर से मुलाकातों के अंदर जो तज़किरे थे उन्होंने ख़ुद TV चैनल्स के ऊपर आकर किए। अभी भी वैसे ही होने जा रहा है या कोई नया तरीका है? वोट को इज़्ज़त दो और नाम लेके पुकारा गया कि जब इन लोगों का सियासत में रोल नहीं था तो इन्होंने क्या रोल अदा किया। नवाज शरीफ ने बाहर से बैठ के तकरीरें की, क्या वो भी किसी फ़ोन कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं? ये तमाम वो सवालात हैं जो इस वक्त गर्दिश में हैं। और क्यों इस्तीफ़े की बात करके फिर टाइम बाय किया जा रहा है? क्या स्ट्रेटजी या हिकमत अमली में तब्दीली जो है वो ज़ेर गौर है या कहीं से पैगाम रसानी हो रही है इस वक्त? ये तमाम चहमगोइयाँ हैं इस वक्त। प्राइम मिनिस्टर ने आज एड्रेस किया, कोरोना के हवाले से एक मीटिंग थी और उस एड्रेस के अंदर उन्होंने कहा कि हॉस्पिटल में बेड्स बनने शुरू हो गए, मरीज़ों की तादाद बहुत तेज़ी से उसमें इजाफा हो रहा है। 3138 नंबर है जो नए कोरोना के मरीज़ पिछले 24 घंटे में सामने है। 56 डेथ्स हैं, अलार्मिंग नंबर है डेथ्स का। इस दफ़ा डेथ्स का नंबर बहुत हाई है और अगर पाकिस्तानी कौम को बचाना है तो तमाम लीडर्स को इसके ऊपर गौर करना पड़ेगा। सियासत करें, इमरान खान के ख़िलाफ़ कैंपेन भी करें, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करें, लेकिन ऐसे इज्तिमा जिससे बहुत बड़ी तादाद में लोगों को वायरस लग सकता है उससे इज्तनाब ज़रूरी है। प्राइम मिनिस्टर ने कहा क्या, पहले वो सुन लें फिर प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। ये जो पॉलिटिकल पार्टीज कर रही हैं, मैं इनको आज अपील करता हूं कि ये जलसे जुलूस से गवर्नमेंट को कोई फर्क नहीं पड़ने लगा, लेकिन लोगों की जानें खतरे में जाने लगी। जलसे जुलूस तो हमारे से बड़े किसने बड़े जुलूस किए हैं, तो जुलूस से क्या होगा? गवर्नमेंट चली जाएगी। ये कोशिश की जा रही है जलसे जुलूस से मुझे प्रेशर डालने की, इससे तो मुझे कोई प्रेशर नहीं पड़ेगा। जब हमें पता है कि कोरोना फैलती जा रही है, बिस्तरे भर रहे हैं, ये जलसे जुलूस 2-3 महीने के बाद कर लें। मुल्तान में जलसा हुआ था, 64% बिस्तर भर चुके हैं। प्राइम ने 2 माह बाद जलसा कर लें और गुज़श्ता रोज़ उन्होंने कहा था कि हमने कभी भी डायलॉग, नेशनल डायलॉग का उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किया, उससे कभी भी इनकार नहीं किया। नेशनल डायलॉग में पाकिस्तान में 2-3 चीज़ें दरकार हैं। एक तो पाकिस्तान में अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज़्म, वो सैफुर रहमान का हो या मौजूदा नैब का हो, बहुत मुतनाज़ा है, ये साफ़ शफाफ नहीं है, इसको आपको रिफॉर्म करना है। इलेक्शन प्रोसेस, उसमें ऐसी शफाफियत चाहिए कि इलेक्शन नताइज को 2013 वाले को PTI या 2018 वाले को PTI मान ले और PMLN भी इसी तरीके से मान ले। अगर ये नहीं मानेंगे और इसी तरीके से सवाल उठाएंगे कि फ़ौज का किरदार था, रात को नताइज बदल गए, आपका सिस्टम जो इलेक्ट्रॉनिक निज़ाम था जिसने वोटों की तरसील करनी थी वो क्यों बैठ गया, इन चीज़ों का हल ढूंढ के आगे चले जाएँ। और तीसरा और सबसे बड़ा चैलेंज जो अभी हमारे सरों पर आने वाला है अगले 2-3 हफ्तों में, वो है पाकिस्तान की इकॉनमी, जो 2-2.5 सालों में तो हमने भुगता है, अभी मज़ीद भुगतने जा रहे हैं। क्योंकि एक सिचुएशन है जिसमें आपकी मल्टीलैटरल लैंडिंग 2.5 साल पहले बंद हुई थी और इन डिसीजन में 7-8 माह, जिसको प्राइम मिनिस्टर अब रिग्रेट करते हैं कि हमने गलत डिले कर लिया, उसकी कॉस्ट हमें भुगतनी पड़ रही है। IMF का प्रोग्राम दोबारा रुका हुआ है और जितना डिले हम करने जा रहे हैं उतनी मल्टीलैटरल लैंडिंग रुकती जा रही है और हमारे ऊपर दबाव बढ़ता जा रहा है। उस फेज़ में हम दोबारा उस पिन के अंदर है, इससे हमें बाहर निकलना है। इन 3 इशूज़ के ऊपर अगर ब्रॉडर अंडरस्टैंडिंग हो जाए तो जिसकी हुकूमत हो, जिसकी जाए, उससे बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन आपका एक नेशनल जो रोड मैप है वो बड़ा क्लियरली डिफाइंड होना चाहिए, उससे डिविएट नहीं होना चाहिए। ना अकाउंटेबिलिटी, ट्रांसपेरेंट इलेक्शन प्रोसेस
साफ शफाफ और इसी तरीके से आपकी इकॉनमी की डायरेक्शन, उसके ऊपर नेशनल डायलॉग की गुंजाइश हमेशा है, लेकिन क्या वो हो सकता है अभी मौजूदा सूरत हाल में, ये क्वेश्चन मार्क है। जो आज शुरा हैं प्रोग्राम में हमारे सीका बुखारी हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से हमारे साथ, और इनका बहुत खुसूसी शुक्रिया। ये कोरोना के मर्ज़ में मुब्तला थी और अभी 2-3 रोज़ पहले ही शिफा याब होकर हॉस्पिटल से वापस आई हैं। आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रही हैं। और स्पेशली आपसे दरख्वास्त करूँगा कि ये कितना पेनफुल है एक कोरोना का मर्ज़ जो है उसको भुगतना, और कैसे इससे बंदा बाहर आता है, उससे आपसे वजाहत चाहेंगे। अताउल्लाह तारड़ साहब PMLN से हमें ज्वाइन करेंगे, और पलवशा खान पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से। सबको खुश आमदीद करता हूँ। मलिका, इसी मसले से कोरोना वाले से पहले शुरू करते हैं, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर ने अपील भी की है। कितना पेनफुल है इसको? जी थैंक यू नदीम साहब। पहली बात तो ये है कि एक और इशू है जो ज़ेर गौर है, ज़ेर बहस है, और सोशल मीडिया के ऊपर गलीज़ किस्म की नाजेबा ज़बान पाकिस्तान की ख़वातीन के बारे में, ख़वाह सियासत में हो या घरेलू ख़वातीन हों, वज़ीर आज़म की अहलिया हों या मरियम नवाज़ शरीफ हों या इदारे हों, उनके बारे में गलीज़ ज़बान इस्तेमाल की जा रही सोशल मीडिया पे। पहले तो मैं इसकी मज़म्मत करना चाहती हूँ। बहुत अच्छा और सियासत को इस लेवल के ऊपर कभी नहीं गिरना चाहिए। शायद इसीलिए वालिदैन अपनी बेटियों को प्रोफेशनल फैमिलीज से जो बिलोंग करते हैं कहते हैं कि आपको सियासत नहीं करनी चाहिए। सियासत को पाकिस्तान के अंदर अनफॉर्चुनेटली शर्मनाक है गाली बना दिया है कि ख़वातीन के बारे में ऐसी नाजेबा ज़बान जब सोशल मीडिया पे इस्तेमाल होती है, उनको इस तरह हरासा किया जाता है, ये गंदगी होती है, तो कोई भी क्या मुहज़्ज़ब ख़ातून सियासत करना चाहेगी? अपने आप को इस तरह पुल करना चाहिए? तो इसकी मज़म्मत करते हैं और हम चाहते हैं कि इसके ऊपर इंक्वायरी हो, हम चाहते हैं इसके ऊपर FIA एक्शन ले, और जो भी लोग हैं उनको कैफरे किरदार तक पहुंचाए। बिकॉज किसी भी जमहूरियत के अंदर, किसी भी मुहज़्ज़ब डेमोक्रेसी के अंदर इस किस्म की गलीज़ ज़बान की जगह नहीं होनी चाहिए। अच्छा, अफसोसनाक मुकाम ये है, इसको सिर्फ मजम्मत नहीं करनी चाहिए, मजम्मत तो करनी है कि इस बेहूदगी को फैलाने के अंदर हमारे जो पोलिटिकल पार्टीज़ के सोशल मीडिया सेल्स हैं और बाज़ और जगहों से भी सोशल मीडिया सेल्स जो ऑपरेट होते हैं वो मुलव्वस हैं। वो ये ट्रेंड खड़ा करते हैं। 2-3 जर्नलिस्टों के जिस तरीके से टॉप ट्रेंड बनाए गए थे और बहुत ही बदतमीज़ी के साथ, वो शादीशुदा ख़वातीन भी हैं, उसमें आदमी भी हैं, तो बाल बच्चों वाले हैं, उनके ऊपर जो कुछ लिखा गया, अब मरियम नवाज़ और जो बुशरा बीबी के ऊपर लिखा गया, ये इस कदर तहजीब के दायरे से बाहर है। ये चीज़ हमारे साउथ एशियन कल्चर में, वो चाहे हिंदू हों, वो अपने बड़ों का एहतराम करते हैं। ये नहीं होता कि उसको कोई गाली गलौज करे, खड़े होते हैं एहतराम में। और जो कुछ लिखा गया इन ख़वातीन के लिए, वो तो डूब मरने का मुकाम है। जी बिल्कुल, हमारे दीन में आप उन लोगों के खिलाफ उन सोशल मीडिया सेल्स के ऊपर एक्शन लें और इस बद तहजीबी को उनके दायरा कार से निकालें, जिनको इस काम के लिए रखा गया है कि वो आपका पॉइंट ऑफ व्यू आगे उजागर करें। अगर वो गाली गलौज कर रहे हैं तो ये तो हमारी तहजीब नहीं है। बिल्कुल, और मैं कहती हूँ कि सियासी क़यादत को भी, मैंने देखा कि जलसे के अंदर अगर आप बैठकर, आप एक खातून हैं, आप सियासी क़यादत करी पार्टी की, आपने अपने चाचा को फारिग कर दिया सियासत से, आप सियासी क़यादत करी। वहाँ रोहेल असगर साहब जिस किस्म की गंदी ज़बान मुल्क के मुंतखब वज़ीर आज़म के बारे में बात करते हैं, पंजाबी कल्चर को ललकार रहे थे। पंजाब के अंदर बहनों बेटियों को बुलाकर गंदी बातें नहीं की जाती। आप उनकी मज़म्मत करें ना, लेकिन उसका जवाब ये तो नहीं ना हो सकता। तो जवाब यही है कि इसके ऊपर कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, इसकी मज़म्मत होनी चाहिए, हर तरफ से होनी चाहिए और सियासत से बालातर होकर होनी चाहिए। अगर मुझे मौका देना है, इसके ऊपर मेरे ख्याल में तीनों पार्टियों के नुमाइंदे हैं, अगर आप लोग आपस में कंसेंसस कर लें तो कौन सी चीज़ रुकावट है? मुझे तो ये बात लगता है कि आप लोग तैयार हैं इसके ऊपर। अताउल्लाह तारड़, आपसे भी चाहूँगा कि इसके ऊपर आप भी बोलें, ना सिर्फ मज़म्मत होनी चाहिए बल्कि कार्रवाई होनी चाहिए ताकि ये सिलसिला रुक जाए। भरपूर मजम्मत करते हैं और मैं समझता हूं कि ये ट्रेंड जो भी चलाता है, जिस भी सियासी जमात से इसका ताल्लुक है, किसी भी खातून के लिए नाजेबा अल्फाज इस्तेमाल करना। और देखिए, एक हमारी फिल्म एक्ट्रेस हैं, उनके कभी आप ट्वीट्स देखा करें, मैं समझता हूँ उनके खिलाफ भी कार्रवाई करनी चाहिए। वो PTI की हामी हैं, पता नहीं ये करेंगे नहीं करेंगे, मगर मलिका साहिबा ने अच्छी भली बात करते करते चचा को अंदर कर दिया और फलां कर दिया। पॉलिटिकल एंगलिंग करनी है तो मेरे पास 100 बातें हैं यहाँ करने को। आप, हमारे लीडर ने हमेशा इमरान खान साहब कहा, कभी बदतहजीबी पे नहीं उतरे। हमें भी मना किया कि आपने बदतहजीबी नहीं करनी। आपका लीडर आता है, शलवारे गीली किसने कहा था जलसे के अंदर? मार दो, ठोक दो, लटका दो। हमारी एक खातून जो ICU में थी, अस्पताल के दरवाजे किसने तोड़े ये चेक करने के लिए कि वो वाकई वेंटिलेटर पे हैं या इलेक्शन स्टंट है? अताउल्लाह, बाकी तो सारी सियासी बातों के आप जरूर करिए, लेकिन इस मौके के ऊपर अगर ये तय कर दिया जाए कि सोशल मीडिया से एक खवातीन को अब्यूज करने का सिलसिला बंद किया जाए तो कोई बुराई नहीं है कि आज से शुरुआत कर लें। नहीं नदीम साहब, ये देखे ना, ये बड़ा अच्छा लगता है जिस तरह इन्होंने आके एक फसाड क्रिएट किया आपके शो पे।
आप मुझे बताएं, फयाज चौहान ने जब बदतमीजी की थी, इमरान खान ने ये नहीं कहा था कि मेरा चीता आ गया? इनकी पार्टी में जो बदतहजीबी करता है, क्या उसकी सीट प्राइम मिनिस्टर के साथ नहीं लगाई जाती? हम तो वो लोग हैं, ये गिरे थे लिफ्टर से, हम इनके घर गए थे इनका हाल पता करने के लिए। हर किस्म की बदतहजीबी की मजम्मत करते हैं। सारी बातें ठीक होंगी, लेकिन मेरा सवाल यह है कि क्या इसमें कोई मजायका है कि आज इस प्रोग्राम में आप इस बात को तय कर लें कि सोशल मीडिया से ख्वाह वो गाली मरियम नवाज को निकाली जाए या बुशरा बीबी के लिए ऐसे अल्फाज का चुनाव किया जाए, उसकी ना सिर्फ मजम्मत की जाए बल्कि उसका सिलसिला रोका जाए। ये खवातीन को अगर आपने सियासत में रहने देना है तो इस बदतहजीबी का खात्मा करना पड़ेगा जो हमारे कल्चर का यकीनन हिस्सा नहीं है। मगर मेरी बात सुने ना नदीम साहब, कोई जरा हकीकत की तरफ भी आए ना। अगर एक पार्टी का सरबराह इसको प्रमोट करता है, आप माइंडसेट देखें। तकरीर की कहा कि जो खवातीन वर्किंग विमेन है, सियासी हैं, उनके बारे में बात करो। मेरी बीवी तो हाउसवाइफ है, माना हम नहीं बात करते, ना करनी चाहिए। ये क्या माइंडसेट है कि वर्किंग वुमेन आर सब्जेक्ट टू क्रिटिसिज्म? ये क्या माइंडसेट है कि सियासत करने वाली खातून को टारगेट करो? अच्छा, वैसे अपने सोशल मीडिया टीम से नैरो माइंडेड होकर जब बहस करते हैं ना, इससे रास्ता नहीं निकलता। जब धरने के दिनों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यहाँ खवातीन आया करती थी, तो उस जमाने में नवाज शरीफ साहब ने ये तज़किरा किया था कि रात को एक इवेंट होता है जहाँ कुछ नाचने गाने का भी वहाँ बंदोबस्त होता है। इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए। राना सनाउल्लाह ने कहा कि ये मुजरे पे आती हैं। उन्होंने कहा बहनें धरने पे क्या करने आती हैं, मतलब उनका किरदार। आबिद शेर अली ने कहा कि शीरी मजारी को टच कर सकते, इस किस्म की गंदी नाजेबा जबान इनकी सियासी क़यादत करते हैं और एक औरत की क़यादत में। खुदारा आवाम को गुमराह ना कीजिए। हम जानते हैं कि आपका खवातीन के बारे में क्या रवैया है, मजम्मत कीजिए, आगे बढ़िए, हमारा साथ दीजिए खवातीन को प्रोटेक्शन अफोर्ड करने। आपकी पार्टी में क़यादत को इसका नोटिस लेना होगा। और देखिए, मैं समझता हूं कि इस पे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज एक सर सारों को ही नोटिस लेना पड़ेगा, सारे इस पे एग्री करें कि आइंदा से गाली औरतों को या किसी और को भी नहीं निकालनी होनी चाहिए। मगर नदीम साहब, ये रीसेंट हिस्ट्री आप उठा के देख लें, किस सियासी जमात ने इसको फरोग दिया है, आपके सामने सारा आ जाएगा। हम तैयार हैं इस काम के लिए। जिसने भी प्रमोट दिया मजम्मत करें ना, यहाँ पर हम बहस करते जा रहे हैं, मजम्मत करें कि नहीं होना चाहिए, आगे बढ़िए। जो होना चाहिए वो सबके सामने होना चाहिए। आइंदा से सिलसिला रोका जाएगा, बिल्कुल रोका जाए, 100% रोका जाए। पलविशा, आप क्या कहेंगे? पलविशा, देखिए, अब जाहिर है तो एक इंतहाई घटिया ट्रेंड था जो कल पाकिस्तान ने देखा, पाकिस्तान से बाहर सब ने देखा कि ये लोग किस हद तक गिर सकते हैं सियासत में। और इस मुल्क में जो अब सियासत का हाल है, शायद मैं गलत अगर ना हूँ, अगर गलत हूँ तो आप लोग मुझे करेक्ट करें। इस किस्म की गंदी ज़बान पहले भी बहुत मुखालफत रही है, ख़ास तौर पे तारड़ साहब की और हमारी पार्टीज़ में, और कुछ ऐसे अफसोसनाक वाक़यात भी हुए होंगे। लेकिन ये जो अब एक वतीरा बन गया है, ख़ास तौर पे हर उस औरत को गाली देना जो कि सियासत में है। अब तो इस मुल्क में ये जो ट्विटर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, समझती हैं इस पर ख़वातीन को होना ही नहीं चाहिए। और अगर वो हैं, जब तक कि कोई इस किस्म की इस पर कानून साजी तो खैर है, और ये इदारे तो हुकूमत के हाथ में है ना जी। इस पे डिसाइसिव एक्शन तो ना मैंने करना है ना तारड़ साहब ने करना है, ये तो वैसे पलविशा ये पहला मौका नहीं है कि कोई ट्विटर के ऊपर से ये काम शुरू हुआ है। अगर आपको IGI की सियासत का याद हो तो IGI की सियासत में बेनज़ीर भुट्टो के ऊपर अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, उनके ऊपर तस्वीर जिस तरह की से जारी की गई थी और जो अल्फाज का चुनाव किया गया था, ये हमारे यहाँ ये मनफी जरासीम मौजूद है। अब सिर्फ उसकी बीमारी बढ़ गई है। शहीद थी, वही बेनज़ीर भुट्टो शहीद थी जिन्होंने, और मियाँ साहब थे जिन्होंने अपने तमाम तर ये जो एक तलखियाँ थी उनको साइड पे रखते हुए एक दूसरे को बहन भाई का और एक रकम की नई तारीख। लिहाजा हम सुधर सकते हैं अगर हम सुधरना चाहें। लेकिन आज भी अब आप ये कह रहे हैं, मैं किसी को पिन पॉइंट में तो खान साहब के बच्चों के बारे में भी कोशिश करती हूँ मैं कोई बात ना करूँ, क्योंकि उनका कोई ताल्लुक़ नहीं है, ना उन्होंने किसी का कुछ बिगाड़ा है, ना उनका कोई ताल्लुक़ है सियासत से। लेकिन अब दूसरी तरफ से देखिए, आज मैंने आपको शायद एक भेजा है व्हाट्सएप पे, जो PTI के ऑफिशियल पेज पर नानी वो देखा है आपने? PTI का ऑफिशियल सफ़े पर आज देखिए, इस मुल्क में हम सब की नानियाँ दादियाँ हैं, हम सब ने नानियाँ दादियाँ बनना है। जो मर्द हजरात हैं उन्होंने नाना दादा बनना है, और ये बड़ी एक जो है सादत की बात है। तो इसको गाली किसने बनाया है मुझे बताएं? मरियम नवाज़ के लिए कॉन्स्टेंटली नानी का लफ्ज़, हराम, ये क्या अल्फाज हैं? इस मुल्क की सियासत में आज जितनी गंदगी, इसका भी थोड़ा तयन कर लें कि कहाँ कहाँ से आ रही है।
दूसरी बात ये भी तयन कर लें कि जो लोगों के घरों तक नहीं पहुंचा जाता था ना, आप अकाउंटेबिलिटी की बात करें, एक अनरिटन रूल था कि लोगों की माओ बहनों तक नहीं पहुंचा जाता था। चादर चार दीवारी का एक तहफ़्फ़ुज़ होता था, आप उसको कुछ भी कह लें, लेकिन हम चूँकि एक मशरक़ी मुआशरा, हमारे यहाँ एक अनरिटन रूल था, तो दुश्मनी में भी ऐसा नहीं होता, वो भी आज ख़त्म हो गए। आज जो ज़रदारी साहब की बहन हों, मरियम नवाज़ हों, नुसरत शहबाज हों, कोई भी हों, किसी की जो है मोहम्मद तरीन ख़ातून हो, जवान हो, बहन बेटियों को अपनी बदले की आग में झोंकना, मैं समझती हूँ इसकी भी मज़म्मत करें आज। और अगर ये आप चाहते हैं कि ये साइकिल जो है ये दोबारा से अपने आप को रिपीट ना करे, किसी ने बाहर से आके मजम्मत नहीं करनी। आप तीन जमातें जो हैं, आप पाकिस्तान को लीड करती हैं, आप तीन जमातों की लीडरशिप ये तय कर लें तो कल से गाली निकलनी बंद हो जाएगी। अगर आप तीनों जमातें तय नहीं करेंगी तो फिर ये सिलसिला जारी रहेगा। मैं ब्रेक ले लूं, ब्रेक से वापसी पे और बात करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। PMLN लाहौर में भरपूर मोबिलाइजेशन के लिए कोशिश कर रही है और मरियम नवाज खुद इस प्रोसेस को लीड कर रही हैं। आज जो उन्होंने रैली से एड्रेस किया उसमें से आपको एक झलक दिखाते हैं, दिखाइएगा जी। जो कहते थे दिन रात NRO नहीं दूंगा, पिछले 2 दिन से हाथ जोड़ के नवाज शरीफ से NRO मांग रहा है। कान खोल के सुन लो, नवाज शरीफ तुम्हें NRO नहीं देगा। दूसरा स्टेटमेंट भी साथ ही दिखा दें जी। अभी हमने बाज़ाब्ता इस्तीफे नहीं मांगे, यकीन मानो मेरे घर इस्तीफों के अंबार लग गए। अब आंधी आई या तूफान आए, इस हुकूमत को आखिरी धक्का देने के लिए 13 दिसंबर को मीनारे पाकिस्तान में आपका इंतजार करेंगे। बताइए मलिका, क्या होने वाला है आपका 13 दिसंबर के बाद? देखिए नदीम साहब, पहली बात तो ये कि सज़ा याफ्ता मुजरिम मरियम नवाज शरीफ और उनके वालिद जो सियासत से बाहर हो चुके हैं, सज़ा याफ्ता होने के बिहाफ पे वो दोनों बाप बेटी पाकिस्तान की जमहूरियत को कमज़ोर करने की मूवमेंट को लीड कर रहे हैं। इनसे NRO कोई नहीं मांग रहा। वज़ीर आज़म वजाहत दे चुके हैं कि NRO एक ही था जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ और पीपल्स पार्टी ने हमसे मांगा था नैब तरामीम में शिकें अमेंड करने के लिए, वो हमने इनको नहीं दिया। वही एक NRO है और उसका जो दस्तावेज़ात हैं वो हमारे पास है, आवाम को 12 दिखाते रहेंगे। NRO इन्होंने मांगा, हमने नहीं दिया। अब हम इनसे कह रहे हैं कि सियासी डायलॉग के लिए, नेशनल डायलॉग के लिए, इख्तिलाफ राय के लिए अभी बहुत जगह है। कुछ नहीं बिगड़ा। आप सियासत में बात करना चाहते हैं कीजिए, इलेक्टोरल रिफॉर्म पे बात करनी आपने आइडेंटिफाई किया, वज़ीर आज़म ने स्टांस लिया, अभी कुछ हफ्ते पहले अनाउंस किया तरामीम चाहते हैं इलेक्शन लॉज के अंदर। आइए इलेक्शन के प्रोसेस को शफाफ कीजिए। अगर आप बात करना चाहते हैं पाकिस्तान की इकॉनमी के ऊपर, हम उसके ऊपर भी बात करने के लिए तैयार हैं। आप बात करना चाहते हैं दीगर इश्यूज़ के ऊपर, वबा के ऊपर, कोरोना की वबा के ऊपर, नेशनल इश्यूज़ के ऊपर, हम हमेशा आपके साथ बात करने के लिए तैयार हैं। लेकिन इस तरह जलसे कर जलसों और जनाजों का जो इन्होंने सिलसिला शुरू किया है नदीम साहब, वो काबिल मुज़म्मत है। पाकिस्तान की आवाम देख रहे हैं, दुनिया देख रहे हैं, इसकी कोई नज़ीर नहीं है। सियासी, बिल्कुल सियासी क़यादत जलसे कर रहे हैं और वहाँ पर कोरोना की वबा की शरह बढ़ रही है और लोगों के घर के अंदर जनाजे उठ रहे हैं नदीम साहब। जैसे हम बात कर रहे हैं, इस दफ़ा जो कोरोना की वबा की शरह है वो 9% है और डेथ्स की शरह बहुत आगे जा चुकी है और अवामी नुमाइंदे अवाम को गुमराह कर रहे हैं, कौमी फरीज़े तजावुज़ कर रहे हैं और अवाम की जानों को नुकसान पहुँचा रहे हैं। और एक ही एजेंडा है कि बाप और बेटी सियासत से बाहर हो चुके हैं, इनकी सियासत का एंड है और ये कहते हैं कि कोई भी अब सियासत ना करे, पाकिस्तान की जमहूरियत का तसल्सल ना चले, पाकिस्तान की इकॉनमी ना चले। तो बात यह है कि अब आगे क्या होगा, डायलॉग होना चाहिए, अवामी इश्यूज पे बात होनी चाहिए और जल्द से जुलूस से हुकूमत नहीं करती। वज़ीर आज़म बिल्कुल ठीक बात कर रहे हैं। क्या इस वक्त सियासी बातचीत का माहौल मौजूद है या आप उस लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं? जी मलिक साहब, आपकी आवाज़ थोड़ी ब्रेक हो रही, क्या फरमा रहे हैं? तारड़ साहब, क्या सियासी बातचीत के लिए गुंजाइश अभी है या आप उस लाइन को ऑलरेडी क्रॉस कर चुके हैं? मैं तो मलिक साहब मैं इतना कहूँगा कि ये वक्त किसकी रौनक पे खाक डाल गया, ये कौन बोल रहा था खुदा के लहजे में। बात ये है कि हम उस स्टेज से गुजर चुके हैं और मैं बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ मलिका बुखारी साहिबा की, बट ये उठ के नवाज शरीफ साहब को इररेलेवेंट कहना या उनकी बेटी को कहना, ये सियासत से बाहर हैं, सियासत का महवर हैं। आपके तर्जुमानों की ज़बानें नहीं थकती नवाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ का विरद करते हुए।
तो बात यह है कि वो मैं उस कमेटी में मौजूद था जहां पे नैब डिस्कस हुआ, आपकी तरफ से भी लोग मौजूद थे। नैब का बिल आप लोग लेके आए थे, हम नहीं लेके आए थे। अमेंडमेंट्स डिस्कस हुई, आपने इंट्रोड्यूस किया था, आपकी तरफ से आया था कि ये बिल डिस्कस होना है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला करे कि नैब कभी ना ख़त्म हो, क्योंकि आटा चोरी, चीनी चोरी, अद्वियात की चोरी, बिजली की चोरी, गैस की चोरी, ये सारे मामलात एक दिन आएगा कि नैब में जाएंगे और फॉरेन फंडिंग में स्टे ऑर्डर के पीछे किसी को छुपने नहीं दिया जाएगा। इनके वज़रा राब्ते कर रहे हैं, मैं इसकी तस्दीक करता हूँ कि इमरान खान साहब कहते हैं आए बात करें। वो स्टेज गुजर किसने राब्ता किससे किया मुझे बताएं पहले। मैं ये भी वक्त आने पे डिस्क्लोज कर देंगे। 2 दफा राब्ता हुआ है, मैं इसको तस्दीक करता हूँ इस बात की, मगर हमने अब इनसे 2 बात दफा नहीं करनी किसने है। किससे राब्ता कायम किया, ये कोई खुफिया बात तो है नहीं, क्योंकि गवर्नमेंट की तरफ से राब्ते की बात की जा रही है, तो इसलिए आपके मुंह से नाम सुनना वक्त चाहूंगा। आएगा डिस्क्लोज करेंगे। मगर इमरान खान साहब की काबीना के एक वजीर ने 2 दफा हमारी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से राब्ता किया है। बिसाइड्स द पॉइंट बात यह है कि अब परवेज वक्त खटक, नहीं है। परवेज खटक ने कोरोना किससे के राब्ता पीछे- कायम किया? मैं अगर अर्ज करता चलूं जी, अब बात यह है कोरोना के पीछे छुपने की कोशिश करें। अभी तक मुल्क में वफाकी वजीर सेहत नहीं है। कोरोना की पीक पे 3 सेक्रेटरी हेल्थ को घर भेजा गया। कोरोना की पीक पे पंजाब के चीफ सेक्रेटरी को घर भेजा थोड़ा गया। सा ये राब्तों वाली चीज को थोड़ा सा और क्लियर कर लूं आपसे, क्योंकि यहाँ 2 इस्लामाबाद में खबरें हैं। एक खबर तो यह है कि परवेज खटक और असद उमर को कहा गया है बात के लिए, और दूसरी खबर यह है कि आप लोगों के पिंडी वालों से भी बैक चैनल कॉन्टैक्ट चल रहे हैं, पैगाम रुसानी हो रही है। आपकी ज़बानी सुनना चाहता हूँ। देखिए, अभी तक जो राब्ता हुआ है वो इनकी काबीना के एक वजीर ने किया है हमारी पार्टी के एक सीनियर रहनुमा से, और 2 दफ़ा राब्ता किया है कि जी ये जलसे ना करें, आए बातचीत कर लें। तो इनको भी नज़र आ रहा है कि जब इस्तीफे दिए गए तो ये सिस्टम चल नहीं सकेगा, ना पार्लियामेंट चल सकती है ना गवर्नमेंट चल सकती है। तो उन्होंने आपसे क्या बोला है, कभी जलसे ना करें या इसके अलावा कोई बात दी हुई है? क्या पैगाम क्या दिया उन्होंने जिन्होंने राब्ता कायम किया? पैगाम यही दिया है कि जी जो मसाइल हैं बैठ के हल कर लेते हैं, आए जरा बातचीत करें और जलसे अपने ना करें। देखिए बात ये है, तो फिर बैठे, फिर मुज़ाकरा क्या है, इसमें बैठ के बात करें। जब मिसाके मईशत की हमने बात की थी तब मईशत का कुछ नहीं बिगड़ा था। हम मईशत जो छोड़ के गए सबको पता है, तबाही के धाने पे लाके खड़ा कर दिया है। रोड मैप कोई नहीं है, विजन कोई नहीं है। और मैं हल्फन आपको कहता हूं, पिछले 2 साल से मैं लीगल केसेस देख रहा हूं, करप्शन एक धेले की साबित नहीं हुई है। इन पे तो करप्शन के केसेस हैं, और यकीन मानिए मलिक साहब, हमने इंशाल्लाह इनको NRO नहीं देना। ये जो मर्जी कहते फिरे, मगर कभी वो दिन आएगा कि इस मुल्क में फॉरेन फंडिंग अकाउंट का फैसला होगा। सियासी नारेबाजी अच्छी होती है। लास्ट टाइम जब फैटफ की बिलिंग हो रही थी तो उस वक्त नैब लॉ में तरमीम के कुछ नुकात के ऊपर बाकायदा एग्रीमेंट था, इस्टेब्लिशमेंट का, PTI का और PMLN का। एक ऑर्डिनेंस थी जिसको PTI लेकर आई थी, उसको कानूनी शक्ल देने के ऊपर तकरीबन कंसेंसस मौजूद था। और कुछ मजीद तरमीम के ऊपर, जैसे ये 90 डेज़ का स्वाबदीदी इख्तियार है चेयरमैन नैब का, बहुत ही मुतनाज़ा शिक्का, उसको हटाने पे कोई बहुत ज़्यादा रुकावट नहीं थी, हटा सकते थे। लेकिन जब PMLN ने तजावीज़ की फहरिस्त लंबी की 34, तो इमरान खान उससे पीछे हट गए। उन्होंने कहा मैं नहीं करता, मुझे सियासी नुकसान हो जाएगा। पलव शाह, ये मसला सामने मेज़ पे दोबारा आना है, तभी बात आगे चलेगी, उसके बगैर बात आगे चलेगी नहीं। ये कैसे होगा? देखिए, वक्त आने पे होगा, और उससे पहले ये करना भी नहीं चाहिए और होना भी नहीं चाहिए। जब वक्त आएगा और हम समझेंगे कि माहौल इस किस्म का है और साजगार है कि कोई हक सच की बात जो है वो मेज़ पर डिस्कस की जाए, तो मुल्क में अफरा तफरी फैलाना जो है वो किसी को मकसूद नहीं। मगर जहाँ तक ये है कोई सज़ा याफ्ता है कोई नहीं है, आप मुझसे बेहतर जानते हैं, ये जहाँ हम जैसी जमहूरियत होती है, ऐसे बहुत से ममालिक हैं इस दुनिया में जहाँ लोग सज़ा याफ्ता होते हैं और उन कैदे काटते हैं और वो उनकी पॉलिटिकल स्ट्रगल का हिस्सा है। इस मुल्क में ख़ान गफ़ार ख़ान साहब हैं, नवाबज़ादा नसरुल्लाह हैं, बेगम नुसरत भुट्टो हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं। इस मुल्क में हमारे सदर आसिफ ज़रदारी हैं। मियाँ साहब ख़ुद वो क्या तैयारा साजिश केस में फांसी तक जाते जाते फिर वापस आए और इस मुल्क के वज़ीर आज़म बने, सदर आसिफ ज़रदारी बने। लिहाजा बात यह है। और अभी रिसेंट देखिए ख्वाजा बरादरान क्या हुआ उनके साथ, राना सनाउल्लाह, खुर्शीद शाह,
आज तक वो सज़ा काट रहे हैं, किस जुर्म में वो कुछ साबित नहीं हो सका। लिहाजा यहाँ जो सज़ाएं हैं वो तमगे होते हैं, और वो तमगे जो हैं वो अक्सर लीडर जो हैं वो अपने गले में लटका, दुनिया भर में सज़ा याफ्ता लीडर जो हैं, इस आप खुद बताइए कि ऐसे कौन कौन से लीडर्स हैं दुनिया में जो सजाओं के बलबूते पे, नेल्सन मंडेला से ले लें और यहाँ अपने पड़ोस में आ जाएं, जो हमारा इंडो पाक सबकॉन्टिनेंट है। फिर आप लोगों ने ये इस्तीफों वाला मामला जो मौखर कर दिया है, अगर इस कदर काला और स्याह कानून जो है हुकूमत आपके ऊपर लागू कर रही है, तो फिर बड़ा अच्छा मौका था कि जलसे जुलूसों में टाइम ज़ाया करने की बजाय इस्तीफा देते, असम्बलियाँ तोड़ते। क्यों नहीं किया? पीपल्स पार्टी पीछे क्यों हट गई? कानून की बात करें आप, किस कानून? पीपल्स पार्टी इस्तीफों से पीछे क्यों हट गई? किस इस्तीफे से पीछे हटी? मुझे समझ नहीं आया आपके सवाल। जो बात पहले पीडीएम ने की कि इस्तीफे देंगे, फिर खबर आनी शुरू होगी कि अभी नहीं देंगे। ये आपका चैनल चला रहे नदीम कल से, इस खबर में कोई हकीकत नहीं। ये कल परसों से तवातर से आपके चैनल पे खबर चल रही है, लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि इसमें कोई हकीकत वही है जो पीडीएम के इजलास के बाद तमाम आपकी लीडरशिप ने साथ खड़े होकर, पीपल्स पार्टी उससे 1 इंच आगे ना पीछे है इस वक्त तक। वो तब आप याद कीजिए जब पीडीएम नहीं बना था, उससे पहले क्या कहा जाता था? मरियम का आज का स्टेटमेंट है कि अभी हमने इस्तीफे तलब नहीं किए, तो आप लोग पीछे हट रहे हैं इस्तीफों से, जो कुछ भी होगा और इनडायरेक्टली वो जो पंजाब वाला फोकस है वो सामने आ रहा है कि पहले पंजाब में तब आजमाई करके देख लें। नदीम, मुझे पंजाब वाला बुज़दार के ऊपर के वहाँ हटाना, काफली को साथ मिला के आसान काम है करना। आप मुझे अगर बात जवाब देने देना, अब आपने मुझसे सवाल किया पीपल्स पार्टी पीछे क्यों हट रही है, मैं कह रही हूँ आपके चैनल पे परसों से गलत खबर चल रही है। दूसरी बात मैं आपको ये बताऊं कि आप याद कीजिए पहले कहते थे साथ नहीं बैठेंगे, कभी भी नहीं बैठ सकते, इनके मफादात अलग हैं। फिर मौलाना साहब के बारे में कहते रहे कि ये नहीं बैठेंगे, वो साथ नहीं आएंगे, वो भी हुआ, पीडीएम नहीं बनेगी, वो अलायंस भी बना, कुछ भी नहीं कर सकेंगे। आज जितनी ताकत है, हिम्मत है, उससे बढ़कर कर रहे हैं। लिहाजा ये अब इस वक्त पे ये कहना कि 2 पार्टियां लड़ पड़ेंगी, कोई अलग हो जाएगा, कोई पीछे हटेगा, क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि पहले पंजाब में तबाज़माई करके देखते हैं, वहाँ इन हाउस चेंज करने के ज़्यादा इम्कानात मौजूद हैं कि बुज़दार को हटाया जा सकता है काफली को साथ मिला के। मुझे आपकी शुरू सवाल का मैं क्योंकि बोल रही थी, आप मुझे आपका सुनाई नहीं दिया, दोबारा आप सवाल कीजिएगा। क्या ये बात दुरुस्त नहीं है कि जरदारी साहब कह रहे हैं कि पहले पंजाब में कोशिश करके देखते हैं, वहाँ बज़दार की तब्दीली करना ज़्यादा आसान है, काफ लीग को साथ मिलाते हैं और वहाँ हुकूमत तब्दील करते हैं? देखिए मेरी बात सुनिए, चाहे जरदारी साहब ने ये कहा हो या मियाँ साहब ने कुछ और कहा हो, जब आपस में बैठते हैं तो स्ट्रेटजीज 1000 और भी होंगी जो मुझे और आपको इल्म नहीं है। तो आप ये तो बता दें कि बात वहाँ डिस्कस हुई या नहीं हुई? कैमरे, देखिए मुझे इल्म नहीं है, मैं वहाँ मीटिंग में नहीं थी, मैं क्यों गलत बयानी करूँ। लेकिन बात यह है कि जो बात हमारी जब बाहर आते हैं और इकट्ठे होकर जो बात आपकी मीडिया के सामने, कौम के सामने होती है, उससे कोई भी 1 इंच ना आगे ना पीछे, अंदर जो भी स्ट्रेटजी किसी को बेहतर लगे वो सजेस्ट कर सकता है। कोई भी स्ट्रेटजी, ये भी हो सकता है कि आप जो कह रहे हैं वो सही हो, और ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी है। क्या इस्तीफों से हुकूमत को इस वक्त डिस्टेबलाइज किया जा सकता है? ये इस पोजीशन में है, अगर इस्तीफे देते हैं तो क्या होगा? देखिए नदीम साहब, इसके ऊपर जो कानूनी राय सामने आ रही है, मैं एतसास एहसन साहब की बात सुन रही थी, उनकी बात की मैं तायद करती हूँ। देखिए कानूनी राय इसके ऊपर क्या है कि अगर आपके इस्तीफे देने से सेनेट के इलेक्शंस के ऊपर क्या होगा, उससे कौन हारेगा, आप या हम? इलेक्टोरल कॉलेज रहेगा। इस्तीफे अगर सामने आ भी जाएंगे, नेशनल असेंबली से क्या सेनेट का इलेक्शन नहीं होगा? क्या आपकी पार्टी को नुकसान होगा या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा? कॉलेज अगर मुकम्मल ना हो जी, इलेक्टोरल तो फिर आप अदालत से फौरन जाकर रजू करते हैं कि इलेक्टोरल कॉलेज कंप्लीट नहीं है। एक तो इलेक्टोरल कॉलेज की बात है कि इससे इनको नुकसान होगा, हमें नहीं, पाकिस्तान की जमहूरियत को होगा, ये सियासत से बाहर हो जाएंगे। सेनेट का इंतखाब नहीं हो सकेगा, आप ध्यान में रखिए। इलेक्टोरल कॉलेज इंटैक्ट रहेगा। अगर कि नेशनल असेंबली से इस्तीफे देंगे, प्रोविंशियल असेंबली से देंगे, क्या सिंध की असेंबली को तहलील करेंगे, क्या वहाँ से वजीर आला को हटाएंगे? ये सवालात हैं, अवाम पूछ रहे हैं, हम भी पूछ रहे हैं। 2 तरीके इनके पास, एक तो सिंध असेंबली तोड़ दें, दूसरा पंजाब असेंबली से बुज़दार को हटाकर वहाँ आपके खिलाफ ये तो ये तो ख्वाहिश हो सकती है ना, इसमें हकीकत नहीं है। दूसरी बात ये है कि इस्तीफों का जो मरहला है, बात बहुत दूर तक जाएगी, बात यहाँ तक नहीं है। इस्तीफों को वेरीफाई करने का एक प्रोसेस है, इस तरह नहीं होता। 18वीं तरमीम के बाद रूल्स ऑफ बिजनेस अमेंड हो गए हैं, स्पीकर के पास इस्तीफा आता है, अभी तो इस्तीफे इनके पास नहीं आए, इनके पास आएंगे, ये स्पीकर को भेजेंगे, स्पीकर उसको वेरीफाई करेंगे, अपनी दुरुस्तगी करेंगे और उसके बाद नेशनल असेंबली को बताएंगे। रूल 43 कहता है नेशनल असेंबली के रूल्स का कि ये तरीक़ाकार है। तो अभी बात बहुत दूर है इस्तीफ़ों की, जिस तरह ये आगे बढ़ा रहे हैं, इतनी आसान बात नहीं है। हम जानते हैं इनकी सियासत का महवर क्या है, इक़्तिदार। ये सारी जंग नदीम साहब इक़्तिदार की है, ये अवाम की जंग नहीं है।
ये अपनी ज़ाती जंग है, इक़्तिदार की जंग है, एहतसाब की जंग है, और आवाम इनको देख रहे हैं, ये एक्सपोज भी हो रहे हैं। ये आपके टॉक शो में आकर ये बात कर सकते हैं, लेकिन आम आदमी कह रहा है कि ये सिर्फ अपनी सियासत को बचाने के लिए, अपने 6 या 8 करप्शन केसेस को बचाने के लिए, अपने 2 ज़िद्दी बच्चे माँ बाप की करप्शन को बचाने के लिए आवाम को गुमराह कर रहे हैं। इसके अलावा जहाँ तक बात आती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस की, ज़रूरी है आपके टॉक शो पे बात करना, लेकिन जितने भी बड़े चैलेंजेस थे बेहतरीन तरीके से वज़ीर आज़म इमरान खान की क़यादत में हमने मुकाबला किया। वबा को देखिए, पाकिस्तान की मईशत को देखिए, तरसीलात ज़र को देखिए, इकॉनमी के अंदर तवाज़ुन देखिए, आप टेक्सटाइल्स को देखिए। फैसलाबाद के अंदर इनके दौरे हुकूमत में वो रिलोकेट हो गया था, हमारे दौरे हुकूमत में वहाँ पे आपको टेक्सटाइल वर्कर नहीं मिल रहा काम करने के लिए, इतने हाई उसका रेवेन्यू जनरेट हो रहा है। फिर हमने अभी सियालकोट के अंदर 17 अरब का पैकेज दिया, हर चीज़ बेहतरीन तरीके से चल रही है, हम मुकाबला कर रहे हैं। आप सिर्फ एहतसाब और अपनी ज़ातियात के इर्द सियासत को घुमा रहे हैं और आवाम को गुमराह करें, और साथ साथ आप कह रहे हैं कि जानों का नजराना आम आदमी पेश करता है तो करे। कमर जमान कायरा साहब ने कहा कि जी कुछ जाने अगर इसके अंदर उनका नजराना पेश होता भी तो ऐसी क्या बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। एक आदमी की जिंदगी जमहूरियत के अंदर, किसी भी वेल डेवलप्ड डेमोक्रेसी के अंदर बहुत बड़ी बात होती है। इसलिए आपसे गुजारिश करें, आपसे हम ये नहीं चाहते कि आपसे हम आकर भीख मांगे, आवाम के लिए कह रहे हैं कि ना कीजिए, जल्द से करिए, आप प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करिए, आप आवाम को बताइए, हमारी तनकीद कीजिए, लेकिन जल्द से ना कीजिए। उससे बड़ी वबा के अंदर बढ़ रही है। नदीम साहब आखिरी बात, वबा के अंदर इत्मीनात जो है वो लोगों को कत्ल करने के मुतरादिफ है, बड़े इत्मीनात नहीं होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। लास्ट बात मैं इससे गुजरी हूँ, जिसके ऊपर ये होता है ये बहुत तकलीफ दे अमल होता है। कोरोना से मुकाबला करना किसी भी इंसान के लिए आसान काम नहीं है, इसको छोटा ना समझिए। आप कितने दिन हॉस्पिटल में रही? 9 डेज, और आप जिंदगी और मौत की कश्मकश में होते हैं, बहुत मुश्किल काम है। इसलिए आपसे गुजारिश कर रहे हैं कि अपनी जानों को नुकसान में डालें, आवाम की जानों को नुकसान में न डालें, इसको डिले कर दें, इसमें डिले लाइए, वबा को ख़त्म होने दीजिए, वैक्सीन को आने दीजिए, और फिर जल्द से जुलूस करिए कि हम यही रहेंगे। ब्रेक ले लेंगे, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। तारिर साहब 4-6 हफ्ते बहुत सियासी बेयकीनी मुल्क के अंदर लेकर आएंगे और मुल्क का और नुकसान होगा। आप सियासी कोशिश करेंगे अपनी, मैं उससे ना कोई भी आपको रोकने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन बड़े इश्यूज़ के ऊपर अगर कंसेंसस इवॉल्व हो जाए तो पाकिस्तान आगे चलता रहेगा, क्या कहेंगे आप? इनको जो मुसल्लत किया गया है, पंजाब में हम सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थे, पंजाब में इनकी हुकूमत किस तरह बनी वो किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है। वो जहाज़ की तस्वीरें आज भी मौजूद हैं, वो आप देख सकते हैं, गवर्नर्स का जो बेड़ा गर्क किया। और मैं उसकी डिटेल में फिर तौहीन हो जाएगी इनकी अगर मैंने उस्मान बुज़दार का शान नज़ूल बता दिया कि वो कितने बड़े सियासी वर्कर थे, नज़रियाती कारकुन थे PTI के। मैं उसमें नहीं जाना चाहता, आई डोंट वांट टू। उनके मुझे मेरिट्स बता दें कि वो इतने 12 करोड़ आबादी के सूबे पे क्यों मुसल्लत किया गया है, किस वजह से मुसल्लत किया गया, उसकी क्या खूबियाँ हैं, मैं समझने से कासिर हूँ। हमने मिसाके मईशत की बात की, इन्होंने कहा जी हम बात नहीं करेंगे। हम कोरोना के इजलास में गए, नदीम साहब अपनी थोड़ी मेमोरी रिफ्रेश कीजिएगा, वजीर आजम अपने घमंड में उठ के चले गए और बिलावल साहब और शहबाज साहब को उठना पड़ा वहां से। कश्मीर पे बात करें तो ये बात करने को तैयार नहीं है। मुझे ये बताइए कि जब माजी में इनको कहा जाता था कि ये नेशनल इश्यूज हैं तो ये कहते थे कि जी जो इनसे बात करेगा वो बुज़दिल है, ये चोर डाकू हैं, हम इनसे बात नहीं करेंगे। हम अब क्यों बात करें, इनकी क्या क्रेडिबिलिटी है? देखिए, ना इनके पास कोई मसाइल हल करने का कोई इनका इख्तियार है, ना इनके पास इनको अदराक है मसाइल का। इन्होंने बेड़ा गर्क करके रख दिया है, जहां हाथ डाला है उधर बेड़ा गर्क किया है इन लोगों ने। हम इनको नहीं मानते, ये बिल्कुल एक जाली मैंडेट की हुकूमत है, वो भी अभी देखें। और ये खुदा की शान है कि परवेज इलाही को अलकाबाद से नवाजने वाला इमरान खान उनके घर जाके उनकी मिन्नत कर रहा था, और मुझे बड़ा अच्छा लगा चौधरी शुजात साहब को कहा कि जी मुझे भी परवेज इलाही समझें, अपना छोटा भाई समझें। तो ये जो तकब्बर था और जिस तरह के इनके मामलात थे, जिस तरह की ज़बान दराज़ी होती थी। तारिर साहब, आपका परवेज इलाही के साथ फिर हो रही है बातचीत हुकूमत बुज़दार साहब की गिराने के लिए? नहीं, देखिए हमारा उनसे बहुत अच्छा और हमेशा बड़ा कॉर्डियल रिलेशन रहा है, स्पेशली ये पिछले 1.5-2 सालों के अंदर। तो हमारी इस हवाले से कोई बातचीत नहीं है, मगर मैं ये समझता हूँ कि जिसका मैंडेट था, देखिए इनको 2013 के इलेक्शन में
KPK में मैंडेट मिला, हम चाहते फजल रहमान साहब सर इसका कब फैसला करेंगे कि काफ लीग को साथ मिलाकर पंजाब में तब्दीली लानी है या नहीं लानी है, कब फैसला करेंगे? देखिए, मैं समझता हूं इस वक्त बात इस्तीफों की है। इमरान खान साहब जो NRO मांग रहे हैं, आज अगर आप तमाम अखबारों की सुपर लीड देखें तो लिखा हुआ है कि जी इन पलवशाह से भी पूछते हैं, वो जो है पलवशाह आपको क्या लगता है अगर ये बड़ी सियासी तब्दीली जिसके आप ख्वाहिशमंद है कि मरकज़ के अंदर हुकूमत तब्दील हो जाए, हुकूमत गिर जाए, इमरान खान की इलेक्शन हो जाए, तो उसके लिए आपको क्या करने की ज़रूरत है? क्योंकि अभी तो PTI के पास मेजोरिटी है, आपकी ख्वाहिश से तो हुकूमत तब्दील नहीं होगी, आप क्या कर सकते हैं इस हवाले से सियासी एतबार से? नहीं, देखिए इस मुल्क में परवेज मुशर्रफ घर गए थे, आपको याद होगा। देखिए, ऐसी कोई चीज़ नहीं जो नामुमकिन हो। ये खुद जो जलसे जुलूस करते रहे थे, इन्होंने चैन नहीं लिया एक दिन के लिए। अब देखें, दूसरों को ज़िद्दी बच्चे कहना, फिर मुझे तल्ख बात करनी पड़ेगी जो मैं नहीं करना चाहती, लेकिन जवाब तो देना पड़ता है कि ज़िद्दी बच्चे अपने माँ बाप की करप्शन के लिए नहीं, एक ज़िद्दी ज़ईफ़ था जिसने अपनी लालच इक़्तिदार के लिए जो उनको नहीं बैठने देती थी और अपने हवारियों की जेबें भरने के लिए, चाहे वो बिलियन ट्री सुनामी हो, चाहे वो आपका जो है दवाइयाँ हों, चाहे वो आपकी LNG हो, चाहे वो आपकी आटा चीनी हो, पेट्रोल हो, उन्होंने पूरे मुल्क को उस ज़िद्दी ज़ईफ़ ने आग लगा दी। आज मईशत तबाह कर दी, CPEC बिठा दिया, कश्मीर चला गया। आप बताइए, 1 करोड़ नौकरियां देने वालों ने अब तक कितने लोगों के सर से 50 लाख घरों वालों ने कितनी छतें छीनी और 1 करोड़ नौकरियों वालों ने कितने लोगों को बेरोजगार किया? दे धड़ाधड़ PIA का बट्ठा बैठ गया, कोई इदारा अपनी जगह खड़ा नहीं है। बात यह है कि इतनी बड़ी कॉस्ट जो है ये कब तक 20 सेकंड मेरे पास देगा? वन लाइनर सिर्फ बात ये है कि आज देखिए नदीम साहब, मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि इन तानों से, इन नारों से आगे बढ़िए। आइए अवाम की जान को प्रोटेक्ट कीजिए, अवाम को तहफ़्फ़ुज़ दीजिए। अवामी नुमाइंदे हैं या अवामी मनसब चाहते हैं तो फिर अवामी फरीज़ा अदा कीजिए और अवाम को बचाइए। वबा से जलसों में ताख़ीर कीजिए, अवाम को वबा से बचाइए और फिर उस 3 महीने बाद जलसे कीजिए और हमसे सियासी मुकाबला करें। मलिका बुखारी, अताउल्लाह तारा और पल, बहुत शुक्रिया आप सब हमारे साथ रहे। आज के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़।